हेलो बच्चों, क्या आप रेडी हो इको के फंडों के लिए? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। हाँ जी, सो लेट्स वेलकम यू ऑल with a new chapter which is one of your favorite chapter in a sarcastic way, that is theory of consumer behavior. ठीक है, तो ये चैप्टर में ना ऑलमोस्ट 6 to 8 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्ट करते हो. ठीक है, and mostly you get little case based type of questions, मतलब जिसके लिए ना conceptual clarity होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है. ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. ओके, सो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि विल यू डिफेंड और रिफ्यूट द केस depicted in the following diagram, provide a rationale to support your answer. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे पूछा है, आपको एक डायग्राम दे दिया है और आपको बोले कि आप इस डायग्राम को डिफेंड करना चाहते हो, विच मीन्स आप इस डायग्राम में इस सेंटेंस का साइड लेना चाहते हो, इस डायग्राम का साइड लेना चाहते हो, या आप रिफ्यूट करना चाहते हो, या आप अगेंस्ट होना चाहते हो. ठीक है, अब आप देख पा रहे हो ये जो डायग्राम है ये इनडिफरेंस कर्व का डायग्राम है, राइट, विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन एज यू कैन सी. बट हम लोग याद है, हम लोग के कॉन्सेप्ट में एक अजम्पशन है ना इनडिफरेंस कर्व का, कि इनडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, है ना. तो जब डिमिनिशिंग एमआरएस पे बेस्ड है तो इनडिफरेंस कर्व तो कॉन्वेक्स होता है. दिस इज व्हाट हमने सीखा है, दिस इज व्हाट हमने अभी तक फॉलो किया है, राइट. बट इधर आप देख रहे हो कि इनडिफरेंस कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है, जो कि तभी पॉसिबल है जब कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है. क्योंकि जो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप है दैट इज व्हाट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अभी जब स्लोप कांस्टेंट होता है ना तभी कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है, जो कि इंडिफरेंस कर्व में नहीं होता है. क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में वी डू इंडिफरेंस कर्व ऑन द अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस and not of constant MRS, right? So that is why इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, हम लोग इस केस को रिफ्यूट कर रहे हैं. ठीक है, क्यों रिफ्यूट कर रहे हैं, बिकॉज हमने जो सीखा है वो हमने डिमिनिशिंग एमआरएस के ऊपर ये कॉन्सेप्ट को सीखा है. ठीक है, सो उसी को सपोर्ट करके हमें आंसर प्रेजेंट करना है. ठीक है, जहाँ हमें ये की पॉइंट्स लिखना होगा कि आईसी डिमिनिशिंग एमआरएस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है एंड उसके हिसाब से डिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, ना कि स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन होने के लिए एमआरएस कांस्टेंट होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. सो आप ऐसे लिखोगे कि द अबव केस इज रेफ्यूटेड. ठीक है, फिर आप लिखोगे कि इन द अबव डायग्राम IC is a straight line that implies constant slope, that is constant marginal rate of substitution, that is constant marginal rate of substitution, है ना. और सबसे एक बार ना फुल फॉर्म लिख देना एमआरएस का एंड देन यू कैन यूज द शॉर्ट फॉर्म्स. ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो आपने पहले ये लिख दिया कि ये तभी देखो पॉसिबल होता है जब एमआरएस कांस्टेंट है, जो कि हमारे एनालिसिस में नहीं है क्योंकि हम लोग तो डिमिनिशिंग एमआरएस लेते हैं. ठीक है, फिर हम लिखेंगे ऐसा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग एमआरएस. ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिमिनिशिंग एमआरएस पे बेस्ड है. ठीक है, सो इफ अ consumer wants additional unit of a good, so if a consumer wants additional unit of a good, he or she would have to sacrifice she would have to sacrifice another good. ठीक है,
as consumer is willing to sacrifice. अब कंज्यूमर जैसे ही दूसरा गुड सैक्रिफाइस करेगा, क्या होगा? जब कंज्यूमर दूसरा गुड सैक्रिफाइस करता है तो उसका डिज़ायर फॉर सच गुड बढ़ने लगता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा चीज़ है ना, जो चीज़ कम मिलता है उसका चाहत ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा मिलता है उसका चाहत कम हो जाता है, राइट? तो इधर भी यही है कि जैसे ही कंज्यूमर दूसरा गुड सैक्रिफाइस कर रहा है तो क्या हो रहा है ना कि उसका जो डिज़ायर है, ठीक है, फॉर दैट गुड वो बढ़ रहा है, इसलिए नाउ ही इज़ विलिंग टू सैक्रिफाइस लेसर एंड लेसर। क्योंकि आपको याद होगा इंडिफरेंस कर्व में आपने पढ़ा भी होगा कि डिमिनिश होता है क्योंकि कंज्यूमर जो है वो कम से कम सैक्रिफाइस करना चाहता है वन गुड फॉर दी अनदर गुड। आपने फूड एंड क्लॉथिंग का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, राइट? तो हम लोग इसलिए ना MRS डिमिनिशिंग है, तो हमें वो चीज़ भी लिखना पड़ेगा टू जस्टिफाई आवर आंसर, ओके? So as consumer is willing to sacrifice another good, desire for such good, desire for such good tend to increase, ठीक है? As a result, consumer is willing to sacrifice lesser unit of such good, therefore MRS tends to decline. क्लियर? ठीक है, सो ये रहा हमारा कंप्लीट आंसर जो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब सो ये सब यू कैन गेट फॉर 2 मार्क्स। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना वो 2 मार्क्स के हिसाब से होता है। यूजुअली क्या होता है सेक्शन सी में ना कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर से 6 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो जहाँ मोस्टली एक और ऑप्शन दिया जाता है। सो एक या तो कंप्लीट 6 मार्क्स या तो 2 करके आ सकते हैं। सो ये सब चीज़ों के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। Now let's begin with the next question, which is states 2 similarities and 2 dissimilarities between MU and IC. आपको पता है डिससिमिलैरिटीज वो डिफरेंसेस बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ भी है, ठीक है? तो चलिए हम लोग लिखते हैं सिमिलैरिटी सबसे पहले। ओके, लेट्स बिगिन विद द सिमिलैरिटीज। तो सिमिलैरिटीज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, याद है दोनों में सबसे इजी पॉइंट कि कंज्यूमर रैशनल होता है। रैशनल मतलब समझदार। रैशनल का मतलब क्या होता है? समझदार होता है, ठीक है? मतलब उसका एम हमेशा यही होता है कि वो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करेगा। सो दैट्स रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, दैट्स रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर। सो आप लिखोगे बोथ द अप्रोचेस आर बेस्ड ऑन द assumption both the approaches are based on the assumption of rationality of consumer, which implies that consumer aims at maximizing their total satisfaction। कंज्यूमर हमेशा चाहते हैं कि उसका उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो। एवरी टाइम एवरी कंज्यूमर वांट्स बोथ द अप्रोच में यही हमारा अजम्पशन भी रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आप बताए ये लिख सकते हो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। देखो ये हम लोग जो भी चाहे हम इंडिफरेंस कर्व कर रहे हो या फिर हम आईसी या फिर हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच कर रहे हो, दोनों साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ना, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, राइट? सो वही चीज़ हम इंट्रोस्पेक्टिव मेथड में लिखने वाले हैं कि बोथ द थ्योरीज यूज इंट्रोस्पेक्टिव यानी साइकोलॉजिकल मेथड। इंट्रोस्पेक्टिव और आप बोल सकते हो साइकोलॉजिकल, once again, और साइकोलॉजिकल मेथड टू एक्सप्लेन consumers equilibrium, to explain consumers
इक्विलिब्रियम, ठीक है। दी एनालिस्ट एक्सप्लेन्स, इंट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, जो एनालिस्ट होता है वो एक्सप्लेन करता है द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स by looking into his own mind, by looking into his own mind, ठीक है। सो ये था हमारा दो सिमिलैरिटीज, रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर एंड इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दो डिफरेंसेस पढ़ेंगे बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। डिफरेंसेस तो आपको ऑफ कोर्स टैबुलर फॉर्म में लिखना होगा। dissimilarities in short, dissimilarities, ठीक है। So yeah, let's begin. 1 second. So marginal utility and इधर आ गया हमारा indifference curve analysis, ठीक है। सो आपका पहला डिफरेंस याद है, इन दिस एनालिसिस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे कार्डिनल नंबर्स में। वेरी गुड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, इन कार्डिनल नंबर्स आप यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हो। जैसे आपको ये सामान लेके 1 यूटिल का मिला, 2 यूटिल्स का मिला, 10 यूटिल्स का मिला, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। सो इन दिस एनालिसिस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर एंड इज असाइंड, और हम लोग असाइन कर रहे हैं एक इमेजिनरी, एंड इज असाइंड एन इमेजिनरी यूनिट, और हम लोग एक इमेजिनरी यूनिट असाइन कर रहे हैं, that is utils, ठीक है। सो ये था। बट इन डिफरेंस में क्या होता है, आप उसको यूटिल्स में नहीं करते, आप क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो, राइट। सो इन डिफरेंस में लिखेंगे इट स्टेट्स दैट यूटिलिटी derived from different goods or different units or different units of the same good can be comparable। कंपेयर कर सकते हो कि किस गुड से मोमो से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या पुचका से वगैरह, आप कंपेयर कर सकते हो और रैंक कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, रैंक, ठीक है। सो ये हम फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे। एंड दूसरा डिफरेंस हम लिखेंगे कि MU एनालिसिस जो था ना, वो अज्यूम करता था कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, assumes that marginal utility of money is constant, है ना। बट ऑन दी अदर हैंड जो इनडिफरेंस कर्व है उसका ऐसा कोई असम्पशन नहीं है, ठीक है। सो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस does not make any assumption of constant marginal utility of money, ठीक है। सो ये है हमारा दो डिससिमिलैरिटीज बिटवीन indifference curve analysis and marginal utility analysis। तो या यू कैन गेट दिस सिमिलैरिटीज, those dissimilarities, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड वाला शुरू करते हैं, जहाँ हमें बोला है रेफर दी डायग्राम एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। गाइस ये भी बोर्ड ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। पूरे इंडिफरेंस कर्व का जो इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक था उसको एक केस बेस्ड टाइप में उन्होंने कवर किया था, राइट। सो हमें बोला है रेफर दी डायग्राम एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज AB रिप्रेजेंट, व्हाई इट इज़ नेगेटिवली स्लो। सो यहाँ AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बजट लाइन। अगर ये डायग्राम को याद करो तो ये बजट लाइन और कंज्यूमर वाला इंडिफरेंस कर्व वाला डायग्राम है, राइट।
सो ए बी स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बजट लाइन। तुमसे पूछा है ये नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है, नेगेटिवली स्लोप्ड इसलिए है बिकॉज भाई अगर गुड एक्स ज़्यादा चाहिए तो गुड वाई तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, राइट। और स्ट्रेट लाइन इसलिए है बिकॉज ऑफ इट्स कांस्टेंट स्लोप दैट इज प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द गुड्स। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर रहा। सेकेंड आंसर रहा कि डी ई एफ में कौन से पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होने के लिए आपको इसमें दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लिखना ही पड़ेगा गाइज। उस पर 1 मार्क्स होगा आप जो दो कंडीशंस लिखोगे, एंड फिर आप एक्सप्लेन करोगी पॉइंट ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि वहाँ बजट लाइन जो है वो टेंजेंट है टू द इंडिफरेंस कर्व, राइट। और नेक्स्ट में आपको बोला है बताओ डी और एफ क्यों नहीं है, क्योंकि एफ तो उसके औकात के बाहर है। ऑल्दो एफ में उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बट वो उसके बजट के बाहर है, तो वो नहीं हो सकता इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड पॉइंट डी में क्या है, उसका जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो कम है, ठीक है। सो बिकॉज इट लाइज ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व, नो IC1, सो इट्स बेटर ही विल गो विथ ई, ठीक है। सो ये हमारे दिमाग में तो है, और अगर आपने वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू IC अप्रोच का टॉपिक पूरा याद किया होगा तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए सो हम लोग शुरू करते हैं इसको आंसर करना, ठीक है। सो हम लिखेंगे कि ए बी जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। ए बी रिप्रेजेंट्स बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर, बजट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड, अब वो नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है, सो इट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड बिकॉज बजट लाइन क्या करता है, ट्रेड ऑफ रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेड ऑफ, it reflects the trade-off between two goods as income is constant। income constant है ना, तो एक चाहिए तो दूसरा कम करना होगा, है ना, इसलिए hence to afford more of one commodity, hence to afford more of one commodity the consumer must buy lesser unit of another commodity, and it is a straight line। और ये straight line क्यों है, it is a straight line, ये भी लिख लो ना, आता है तो लिख ही लो, because of its constant slope, because 1 second, because of its constant slope, that is price ratio of the two goods। ठीक है, चलो अभी बी। ओके, सो बी में हमें लिखना होगा कि द कंज्यूमर विल अटेंड इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई where the budget line is tangent to the indifference curve IC2, IC2, ठीक है। द टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस, यहाँ हमारा दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। द टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है, एट दिस पॉइंट ई वेयर, और वो जो दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं आप वो लिखोगे। पहला स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व दैट इज MRS, आप फुल फॉर्म लिख देना प्लीज़, MRS का इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, दैट इज व्हाट गाइस, PX by PY, नेगेटिव ऑफ PX by PY, है ना।
एंड दूसरा कंडीशन क्या था कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दैट इज डिमिनिशिंग MRS. ठीक है, सो क्योंकि यहाँ वही है कि ई में इसलिए है क्योंकि बजट लाइन टैंजेंट है एंड टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो था हमारा वो इधर सेटिस्फाई हो जा रहा है, दैट इज वाई कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट योर ई. अब देखो डायग्राम में ये भी दिया है ना कि वो नहीं, ठीक है बस ओके. अगर डायग्राम में बताए कुछ ऐसा मार्क करके देता ना कि पॉइंट ई पे वो कितना यूनिट ऑफ गुड एक्स कितना यूनिट ऑफ गुड वाई खरीद रहे, जो आप जब ओरिजिनली जब पढ़ रहे होगे तो आपके उधर ऐसा लिखा होगा ON यूनिट्स ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग, राइट. वो इधर डायग्राम में नहीं दिया हुआ है तो छोड़ो, आपको भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, वरना आप स्पेसिफाई भी कर सकते थे कि देयरफॉर पॉइंट ई में वो कितना गुड ए और कितना गुड बी खरीद रहे. ठीक है, चलिए अब सी क्या बोला था, एक्सप्लेन वाई कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इन एनी अदर पॉइंट्स. ठीक है, जस्टिफाई करना है. ठीक है, वो मैं ना इधर लिख देती हूँ. ठीक है, चलिए, द कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट F because even though F is on higher indifference curve, it is out of the budget of consumer at present income level. है ना, क्योंकि वो उसके बजट लाइन के बाहर है ना, इसलिए बजट लाइन के बाहर है तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे, राइट. सो ये एंड फिर वो इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट डी पे भी वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है. क्यों नहीं है? एज इट लाइज on lower indifference curve, that is IC1, and gives lesser utility, कम utility दे रहा है than point, and gives lesser utility than point E, which lies on a higher indifference curve, that is IC2. Clear? So ये है हमारा जस्टिफिकेशन कि क्यों हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है एट पॉइंट F और एट पॉइंट D. क्लियर? वेरी गुड. चलिए, अभी तक सब चीज़ अच्छा चल रहा है. आई होप, मेरे को तो मज़ा आ रहा है, आई होप आपको भी आ रहा हो, राइट. चलिए, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहे हैं कि MU schedule of a rational consumer is given below. If the price is ₹40, explain how consumer attains equilibrium. And आपको यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दे दिया, आपको मार्जिनल यूटिलिटी दे दिया है. तो ये बताइए कौन सा केस है? वन कमोडिटी केस, एकदम करेक्ट. सो वन कमोडिटी केस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस होता है, हाँ कि ना, राइट. सो यहाँ हमारा, चलिए प्राइस तो हमें दिया हुआ है, मैं एक कॉलम में भी फिर बना दे रही हूँ इधर एक 40 40 40. अब कंडीशन तो हमें पता है, जब MUX इक्वल टू PX है, राइट. MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज़. ये कौन से यूनिट पे हो रहा है गाइस? ये कौन से यूनिट पे हो रहा है? थर्ड यूनिट पे. सो देयरफॉर थर्ड यूनिट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. Why? Because here marginal utility of the commodity is equal to price of the commodity. ठीक है. अब इसी को हम लोग मतलब आंसर कैसे लिखना है, ऑफ कोर्स आपको इसमें पहले ये लिखना है, कंडीशन देना है, आप अजम्पशंस देना, फिर आप डायग्राम बना देना और उसके बाद में 3-4 लाइन लिख देना, ख़त्म. क्योंकि 4 मार्क्स के नीचे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है. और 2 मार्क्स का है तो आपको एकदम ही उसी चीज़ को कट शॉर्ट करना है. कंडीशन लिखा, आइडेंटिफाई करके बोल दिया, डायग्राम बना दिया. डायग्राम को ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने का, बस बोल देना कि इस डायग्राम में देखिए पॉइंट डी पे इक्विलिब्रियम है,
दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर, a utility maximizing consumer will be in equilibrium, will be in equilibrium when he purchases, when he or she purchases that much quantity of a commodity, that much quantity of a commodity where price of the commodity, price of the commodity is equal to marginal utility of the commodity in terms of rupees, is equal to marginal utility of the commodity in terms of rupees, तब वो इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, दैट इज एम यू इज इक्वल टू पी। ओके, एम यू इज इक्वल टू पी। आप पी ना मेंशन कर दो प्राइस के, जब आप प्राइस लिख रहे हो ना ब्रैकेट में पी मेंशन कर दो, मार्जिनल यूटिलिटी में एम यू कर दो। क्योंकि क्या है ना, आप फुल फॉर्म लिखने के बाद अगर आप एक बार एक जगह भी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हो ना, मतलब आप दिखा देते हो कि ये फुल फॉर्म है इसका, और उसके बाद इफ इन योर आंसर यू बाई चांस यूज शॉर्ट फॉर्म, यू नो, यू विल नॉट बी पेनलाइज फॉर दैट। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका कंजम्पशंस लिखते हैं, मतलब इसका अजम्पशंस लिखते हैं। सो द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड, ठीक है, टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम, टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम। फॉलोइंग अजम्पशंस करते हैं, तो आप 3-4 अजम्पशन लिख देना। दैट जैसे इधर हम ये लिख सकते हैं कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, ठीक है। फिर द लॉ ऑफ DMU ऑपरेट हो रहा है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ऑपरेट हो रहा है। प्राइस ऑफ द other commodities are given, price of the other commodities are given and constant। फिर taste and preferences, taste and preferences remain unchanged, etc. remain unchanged, etc. ठीक है, फिर मैं आई एम कंटिन्यूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई एम कंटिन्यूइंग हियर। देयरफॉर फ्रॉम द अबव शेड्यूल it is clear that consumer is at equilibrium when he buys 3 units of a commodity, because at this level MU is equal to price। और हम लोग क्या करेंगे, इसी को ना प्लॉट कर देंगे। ठीक है, सो अ डायग्राम कैन बी ड्रॉन टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, बिकॉज 4 मार्क्स का है ना गाइज, तो उस हिसाब से आंसर कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब आप डायग्राम को प्लॉट कर दोगे, यू विल प्लॉट द डायग्राम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। प्राइस, अच्छा अभी वैल्यूज 1 2 3 4 5 कितना है, 5 है ना, एंड 30 35 40 50। ठीक है, इधर हम 10 20 प्लॉट करना है नॉर्मली। चलो गाइस, प्लॉट प्लॉट प्लॉट। सो या 1 पे 50, 1 पे 50, 2 पे 45, 3 पे 40, 4 पे 35, 4 पे 35, एंड 5 पे 30 था ना। हाँ, चलो
चलते हैं, चलिए ये मार्जिनल बन गया। अच्छा प्राइस वॉज, अच्छा प्राइस वॉज 40। ठीक है, सो ये प्राइस है। एक्सपेक्ट यू गाइस टू ड्रॉ बेटर डायग्राम, आई एम ड्राइंग इट विदाउट स्केल, ट्रस्ट मी। चलिए, तो ये पॉइंट ई है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। चलिए फिर हमें ना डायग्राम के बारे में भी थोड़ा लिखना होगा, वरना डायग्राम बुरा मान जाएगा ना। चलो सो लिखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग, द डाउनवर्ड स्लोपिंग MU indicates law of diminishing marginal utility, एंड जो हमारा horizontal line है, the horizontal line shows the price line which is constant. अब आप लिखोगे the MU curve and the price line intersects at point E, corresponding to 3 units of a commodity, ठीक है, दैट इज एट पॉइंट ई। अच्छा आपने सॉरी लिख तो दिया, ठीक है। अब सुनो, अब हमें ना ये भी लिखना होगा कि एनी पॉइंट अबव ई क्या हो रहा है एंड एनी पॉइंट बिलो ई क्या हो रहा है, क्योंकि अबव ई क्या हो रहा है, MU प्राइस से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सकता है बाय बाइंग मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सिमिलरली बिलो पॉइंट ही देखो, MU प्राइस से कम है, तो यहाँ कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सकता है बाय बाइंग लेस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। सो हम ये लिखेंगे कि तब जाके मैं आंसर कंप्लीट होगा। एट एनी पॉइंट अबव ई marginal utility is greater than price. For instance, second unit of a commodity. For example, second unit of a commodity. So it gives him satisfaction. उसको कितना satisfaction मिल रहा है? Equal to ₹45, which is more than the price. Therefore, consumer will increase total utility. Therefore, consumer will increase total utility by buying more units of a commodity. By buying more units of a commodity. ठीक है। likewise at any point, तो हमें जस्टिफाई करना होगा बिलो ई बी। सो likewise at any point बिलो ई, अभी बिलो ई क्या हो रहा है ना, उसका MU कम है राइट प्राइस से, सो द कंज्यूमर कैन maximize his total utility by buying less units of a commodity, ठीक है, till the consumer reaches to equilibrium, where MU
in terms of rupees is equal to price. Okay? Yes. So हाँ जी, ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा 4 मार्क्स के हिसाब से. और अगर 4 मार्क्स से नहीं आए तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर द लास्ट पैराग्राफ. अगर 2 मार्क्स का आता है जस्ट इग्नोर द लास्ट पैराग्राफ, उसके ऊपर तक लिखने का. ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि ये बोल रहा है कि टोटल यूटिलिटी सेम रहता है वेदर MU इज पॉजिटिव और नेगेटिव. Defend or refute? No, the above statement is refuted because total utility same नहीं रहता है ना. जब MU पॉजिटिव होता है, गिर रहा होता है, पॉजिटिव हो रहा होता है, तो TU बढ़ता है. और जब MU नेगेटिव होता है तो TU फॉल्स. तो यस, ये सेंटेंस गलत है. सो वी आर गोइंग टू जस्टिफाई दैट द अबव स्टेटमेंट is refuted when marginal utility is positive. जब marginal utility positive होता है ना, then total utility increases. Okay, total utility increases and reaches maximum. And when marginal utility is negative, जब marginal utility negative होता है, so total utility falls. ठीक है, अब तुम ये कर सकते हो कि दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. फिर तुम डायग्राम बना देना जो तुम सीखे हो. दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. और आप क्या करोगे, आप फिर ना डायग्राम बना देना, वो TU MU का जो डायग्राम था ना, अब वो बना देना. ठीक है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे आपने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बनाया था, राइट. सो हमारा जो टोटल यूटिलिटी होता है गाइस, वो कुछ ऐसा होता है, मैक्सिमम हुआ, कांस्टेंट था, फिर गिर गया, है ना. और जहाँ वो मैक्सिमम और वो था, वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग था. तो हम लोग ना मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट से प्लॉट करते हैं, क्योंकि ज़ीरो पे तो आप नहीं प्लॉट कर सकते. और फर्स्ट यूनिट पे TU MU सेम होता है. और MU क्या होता है, MU इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड देन बिकम्स नेगेटिव. यहाँ MU ज़ीरो हो जाता है, यहाँ आपका TU मैक्सिमम. ठीक है, सो या आप डायग्राम से अपने आंसर को जस्टिफाई कर देना, बिकॉज इकोनॉमिक्स में तो ऐसा ही है. अगर फ्लेक्स करो जितना आता है, बट ऑफकोर्स पेपर मैनेज करना है तो अननेसेसरीली मत लिखो. बट अगर आप डायग्राम दे सकते हो तो ज़रूर डायग्राम दो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, चाहे फिर वो 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो, डजेंट मैटर. वर्क ऑन योर स्पीड, दैट वुड बी ग्रेट, राइट. सो येस, we are done with our 5 case-based questions and I really hope कि आपको ये क्लास इफेक्टिव हुआ होगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस सुधर रहा होगा मेरे साथ. एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मैं और कैसे आप सबको हेल्प कर सकती हूँ. ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. आई जस्ट होप इट रीचेस आउट टू यू गाइज. ओके, चलो, थैंक यू so much for attending and clap for yourself for attending also. Okay, so let's meet in the another session. Tab tak liye tata, bye bye. Do like and subscribe and share with your friends. Thank you.